नमस्कार दोस्तों, जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का सिलेबस डिस्कस करेंगे जिसमें ऑप्शनल का एक पेपर है। और अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो इस प्रकार से है कि पेपर 1 होगा आपका जिसमें हिंदी इंग्लिश होगा, पेपर 2 होगा जिसमें जीएस होगा, पेपर 3 आपके पास ऑप्शनल है। ऑप्शनल में 2 पेपर है, 1 और 2। तो एक ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे, उसको डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और झारखंड का ही चैनल है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रिपरेशन यहाँ पे करवाते हैं। पेपर 1 में आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है कि ऐसे राइटिंग है 10 नंबर का, और कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पे 20 मार्क्स का। जो आपको पैसेज मिलेगा उसका प्रेसी राइटिंग वगैरह करना होगा, और ग्रामर है। जबकि आपको यहाँ पे लिखना है तो इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ आप शॉर्ट रूल्स पढ़कर नहीं है, कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं, नॉन पढ़ते हैं, आर्टिकल जो भी पढ़ते हैं, उसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि आप उसके बारे में लिख सकें। थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा आपको हिंदी में। हिंदी में एसे राइटिंग जो है वो 20 नंबर का है, और इंग्लिश में 10 नंबर का था। यहाँ पे प्रेसी राइटिंग है आपका 10 नंबर का। उसके बाद ग्रामर जो है वो 20 मार्क्स का है, दोनों में 20-20 मार्क्स का ग्रामर है। 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मेरिट में नहीं जाएगा। पेपर 2 जो है वो मेरिट में जाएगा, और पेपर 3 ऑप्शनल मेरिट में जाएगा। जनरल नॉलेज मैक्सिमम 100 मार्क्स का होने वाला है, ये आपका रिटेन होगा। इसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसा कि ऑप्शनल का जो पैटर्न है कि टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 8 में से आपको 5 करने हैं। 5 क्वेश्चंस में भी क्या होगा कि सपोज 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी इस तरह से सेक्शंस बांटे होंगे। सेक्शन ए में 1 to 4 क्वेश्चन होगा, और सेक्शन बी में 5 to 8 क्वेश्चन होगा। तो 1 और 5 ये कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, और दोनों सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन आपको, कम से कम एक क्वेश्चन आपको उठाना है। ये नहीं कि, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी है, उसके बाद 3 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन का आप उठाकर तीनों क्वेश्चन कर दिए, नहीं। दोनों में से किसी एक सेक्शन का एक क्वेश्चन तो आपको उठाना ही है। इसमें से एक क्वेश्चन उठाइए, या इसमें से 2 क्वेश्चन उठाइए, या इसमें से 2 क्वेश्चन उठाइए और इसका एक क्वेश्चन उठाइए। इस तरह से आपको करना होगा। यह है एग्जाम का पैटर्न, और सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। तो करंट अफेयर, करंट इवेंट्स तो होना ही है। तो झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर आपको मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स जो हो रहे हैं ये सब चीज़ें आपको देखनी है। और स्पोर्ट्स का देखना है, स्पोर्ट्स के पर्सनालिटीज़ को देखना है, उसके क्या करंट अफेयर हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। झारखंड के स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इंडियन इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स के अलावा जो भी पर्सनालिटीज आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ये सब पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो देखिए, अगस्त से अगस्त अगर आपको पढ़ना है तो स्पीडी का आप ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो उसको रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि वो 1 ईयर का देता है, 1 मंथ का नहीं देता है, 1 ईयर का देगा। 90 रुपये के, 90 या 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। 90 रुपये में तो वेबसाइट पर मिलता है, तो 100 रुपये के आसपास में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा कि 1 अगस्त 2023 से लेकर 1 अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर आपको देगा। जब भी देगा तो पूरे 1 साल का देगा, पीछे से 1 मंथ घटाता है, आगे से 1 मंथ ऐड करता है। तो इस तरह से इसका होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें, आपका दूसरा टॉपिक जो है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या रहे हैं, इंक्लूडिंग द नेचर एंड कैरेक्टर्स ऑफ द 19th सेंचुरी रिसर्जेंस। उसके बाद नेशनलिज्म का कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे इंडिपेंडेंस मिला हम लोगों को। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी लाइन है, नाइट बिफोर द इंडिपेंडेंस वाला, जो बहुत अच्छा उसमें लाइन लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी तो आपको फॉलो करना ही है। एनसीईआरटी आप फॉलो करिएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि थ्रू आउट आपके सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ उससे डायरेक्ट फ्रेम किए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। साथ ही साथ आपका अगर एमके बर्नवाल का अगर आप किताब लेना चाहते हो तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव आपको एनसीईआरटी का कंपाइलेशन मिल जाएगा, वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ये हो गया आपका हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड भी लिखा हुआ है, तो इसमें देखते हैं। इसमें वर्ल्ड का तो कहीं जिक्र नहीं किया है, बट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पूरा इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ ही रहे हैं तो साथ में वर्ल्ड को भी देख लेना है, थोड़ा सातों कॉन्टिनेंट को देख लेना है। उसके बाद जितने भी आपका गल्फ है ये सब चीज़ें देख लेनी है। उसके बाद स्टेट्स है वो देख लेना है। तो इसमें क्या बोलता है अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका शेप और साइज़ के बारे में पता होना चाहिए, लैटिट्यूड लैंगिट्यूड का कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, ओशन करंट्स क्या होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक,
ये सब चीज़ें आपको पता ही होनी चाहिए एटमॉस्फेयर के बारे में। उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में क्या बोलता है? ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको क्लाइमेट देखना है, वेजिटेशन देखना है, नेचुरल रिसोर्सेज देखना है, जितना भी आपका नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें आपको देखनी है, किस स्टेट में ज़्यादा है और किस स्टेट में कम है, कहाँ पे रिजर्व इसका ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, इस तरह से आपको देखना है। इसका तो पार्टिकुलर डेटा आपको मिल जाएगा। फिर लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को देखना है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को भी देखना है विथ रेफरेंस टू झारखंड। झारखंड से कितना रिलेट होता है ये चीज़ आपको देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में जितना स्पेस है, मतलब अर्थ का जितना लैंड है, उसका जो इंडिया परसेंटेज कैरी करता है, जितना इंडिया करता है 1.42 है आई थिंक, तो उसका उतना ही परसेंट, 2.42 है, उतना ही परसेंट झारखंड इंडिया का कवर करता है। तो इस तरह से आपको देखना है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद आपको देखना है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको देखना है द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कंट्री का कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, कौन से रिमूव किए गए हैं, करंट में कौन सी पार्टीज लीडिंग है, इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखना है, पूरा आर्टिकल सेक्शन। उसके बाद आपको देखना है शेड्यूल, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। कवरिंग ब्रॉडली इट्स फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप इंडियन पॉलिटी भी देख सकते हैं। एम के बनवाल का भी अच्छा बुक आता है, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन मिलेगा, और नहीं तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, तो उसको पढ़िए, बहुत लेंदी है, पर आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा उससे। मेन फीचर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शनिंग एट द सेंटर। ये डीपीएसपी वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। स्टेट एंड लोकल लेवल इंक्लूडिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज को भी बहुत अच्छा से देखना है। फंडामेंटल राइट्स, एफआर आपको देखना है, एफडी भी देखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। 12 से लेकर 35 तक ये है, फिर उसके बाद 36 से ये है, 42 तक इवन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह देखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डीपीएसपी तो आपको देखना ही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन। ये इंडियन डेमोक्रेसी और इलेक्शन के बारे में भी आपको देखना है। इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है, कैसे फंक्शनिंग करता है, ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये सारा चीज़ आपको मिलेगा उसी में, तो इसको डिटेल से आपको देखना है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इंडियन इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स इन इंडिया, बेसिक फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी, फीचर्स एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कौन से सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जो कि टर्सरी सर्विस वगैरह आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर आता है। तो इस तरह से आपको देखना है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको देखना ही है। 5 ईयर प्लानिंग में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं और पिछले पास्ट 60-70 ईयर में कितने डेवलपमेंट हुए हैं, इसमें 5 ईयर प्लान का बहुत बड़ा रोल होता है। मार्केट एंड स्टेट कंट्रोल्स, प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आपको देखना है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो स्पेशल अलग से ही एक टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो ये पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक कल्चर ऑफ झारखंड, 6 टॉपिक जो आपको मिल रहा है। देखिए झारखंड में बहुत सारे टॉपिक हैं, अगर आप जेपीएससी प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो आपको सीएनटी है, एसपीटी है, फिर शासन व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, ये सब चीज़ें आपको इसमें नहीं पढ़नी है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इसका ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है एंड कल्चर पढ़ना है। इतना में खेला ख़त्म है। कुछ कुछ टॉपिक स्किप होगा जो आपको अपने हिसाब से फिल्टर करना होगा। जो मेन टॉपिक जो स्किप आपका हो रहा है वो मैंने बता दिया। उसके बाद आगे बात करते हैं जनरल साइंसेज एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे। तो ये चीज़ आपको देखना है, जनरल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो ईवीएस का टॉपिक है इसमें, जो आपको शंकर आईएएस का बुक है उससे आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शनल पेपर की। तो आपके ऑप्शनल पेपर जो होंगे वो होंगे पेपर 3। पेपर 3 में आपका जो ऑप्शनल है वो पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड किया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चंस जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 8, उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो 5 में से देखिए, 5 में से ये सेक्शन बांटते हैं, इसमें किस तरह से करना है। एक तो है कि जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो इक्वल मार्क्स के होंगे,
तो इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। अब एक क्वेश्चन की मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है 40 मार्क्स का है, तो उसको क्या करेंगे कि मान लो 4 पार्ट में अगर इसको बांटता है तो 10-10 नंबर का करेगा, या 5 पार्ट में करेगा, ABCDEF करके ऐसे करेगा, तो वो आपको करेगा 8-8 मार्क्स का। इस तरह से करता है यूपीएससी। अब जेपीएससी क्या करती है, हो सकता है कि ये क्या करेगा कि डायरेक्टली 5 क्वेश्चन आपको करना होगा, वो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जो 40 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इसमें सेक्शन कैसे डिवाइडेड होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो इसमें आपको क्या लिखेगा कि 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना है, 8 में से 5 आपको करना है। इसमें क्या करेगा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी ऐसे बांटता है। तो सेक्शन ए में आपको देगा 4 क्वेश्चन और सेक्शन बी में देगा 4 क्वेश्चन। तो 1 से लेके 4 तक इसमें मिलेगा आपको ए में, और बी में मिलेगा 5 to 8। तो 1 and 5 दीज क्वेश्चन आर कंपलसरी। उसके बाद बोलेगा किसी दोनों एक में से एक क्वेश्चन कम से कम आपको करना है। मतलब सेक्शन ए से फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कम से कम उठाना है, और सेक्शन बी से कम से कम एक क्वेश्चन उठाना है। या तो आप इसका एक क्वेश्चन उठा लीजिए, इसका 2 क्वेश्चन उठाइए, या तो इसका 2 क्वेश्चन उठा लीजिए और इसका 1 क्वेश्चन उठाइए। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ये है इसका पैटर्न, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आइए एग्रीकल्चर ऑप्शनल को देखते हैं डिटेल से कि इसमें क्या क्या पूछी जा सकती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, इसको मैंने बाइफरकेट किया है, वो तो कंटिन्यूएशन में था सिलेबस में, जो कि गैजेट में अवेलेबल था। तो एग्रोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी सिलेबस एग्रोनॉमी से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि एग्रोनॉमी का एक वास्ट स्कोप है, और एग्रीकल्चर को बेस्ट तरीके से समझना है तो एग्रोनॉमी इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। इसमें सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये कोर सब्जेक्ट कह सकते हैं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप, सीड एंड सोइंग, ये अच्छे से देखना है। टिल्थ एंड टिलेज, तो टिलेज ऑपरेशंस जितने भी हैं वो सारे आपको देखने हैं, इम्प्लीमेंट्स के साथ भी आपको देखने पड़ सकते हैं कंटिन्यूएशन में। उसके बाद क्रॉप डेंसिटी एंड ज्योमेट्री, क्रॉप न्यूट्रिशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेगा। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी, वाटर रिसोर्सेज, सॉइल प्लांट रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर यूज एफिशिएंसी, ये सारे जो आपके टॉपिक है ना, एग्रीकल्चर के जितने भी आपको टॉपिक मिलेंगे पेपर 1 से लेके पेपर 2 तक, ये सारे टॉपिक अगर आप कवर करना चाहते हो तो हमारे हिसाब से लगता है कि एंग्राव का जो नोट्स होता है, एंग्राव वाला जो नोट्स है सेमेस्टर वाइज, वो इम्पॉर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके कवर करा सकते हैं। और समरी में अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप अरुण कत्यान का बुक उठा लीजिए, और कहीं से ऑप्शनल पेपर का जुगाड़ हो जाता है तो वो कर लीजिए। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग एंड मेथड्स, उसके क्राइटेरिया क्या होता है इरिगेशन शेड्यूलिंग का, और उसका मेथड्स क्या है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, किस तरह का वाटर होना चाहिए, ये सब चीज़ें देखनी है। वाटर लॉगिंग, वीड्स पे अब आ जाइए, एग्रीकल्चर का जो एग्रोनॉमी है वहाँ तक एंड हो रहा है। उसके बाद वीड्स में आपको पढ़ना है, वीड साइंस पढ़ना है पूरा, उसका इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, क्रॉप वीड कंपटीशन, क्योंकि क्रॉप के साथ जो वीड का कंपटीशन है ये बहुत बड़ा फैक्टर है वीड साइंस का, और यही कोर है इसका। कॉन्सेप्ट्स ऑफ वीड मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, क्या इसके प्रिंसिपल्स, क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं वीड मैनेजमेंट के लिए। सॉइल एज ए नेचुरल बॉडी, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सॉइल साइंस से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आप देखिए 8 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जो सिर्फ सॉइल साइंस का होगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा, और बहुत सारे कंटेंट हैं इससे अवेलेबल, तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, उसके लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सॉइल जेनेसिस देखना है आपको, सॉइल फॉर्मिंग रॉक्स एंड मिनरल्स, वेदरिंग देखना है, प्रोसेस क्या होता है उसका, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, फिर कंपोनेंट ऑफ सॉइल, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे सॉइल टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, डेंसिटी हो गया, पोरोसिटी हो गया, सॉइल का कलर हो गया, और कंसिस्टेंस एंड प्लास्टिसिटी, ये प्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है सॉइल साइंस का। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ सॉइल टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन एंड सॉइल्स ऑफ इंडिया, जितने भी सॉइल्स हैं इंडिया के वे सारे आपको देखने हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एलुवियल सॉइल और रेड सॉइल। ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड सॉइल की अगर बात करें तो आपको झारखंड में ज़्यादा रेड सॉइल मिलता है। सॉइल वाटर रिटेंशन, ये सॉइल साइंस का टॉपिक है। उसके बाद आगे देखते हैं सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, और इन सब चीज़ों को
सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है कि आने वाले टाइम में जैसे कि सॉइल पोल्यूशन होने के चांसेस है, उससे आपको कंट्रोल करना है, उस पर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ऑप्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे फोकस करने के लिए इससे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। फिर सॉइल ऑर्गेनिज्म, माइक्रो एंड मैक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें हैं जो आपको लीड दिला सकता है अगर इसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं तो। अब आ जाइए सॉइल साइंस के बाद। सॉइल साइंस के बाद सीधा आपको मिलता है सीड टेक्नोलॉजी। सीड टेक्नोलॉजी में क्या देखना है, देखिए एक तो है इसका आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह, ये सब चीज़ भी आगे ज़रूर कवर किया होगा, कहीं ना कहीं लिखे होंगे। देखिए ड्यूरिंग सीड प्रोडक्शन प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है। इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड, डिटेरियोरेशन कॉजेज़, जैसे कि जो भी वेराइटीज़ है वो कैसे डिटेरियोरेट हो रहा है, उसके बाद इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। सीड क्वालिटी, डेफिनेशन, कैरेक्टर्स ऑफ गुड सीड क्वालिटी, डिफरेंट क्लासेस ऑफ सीड, जो जितने भी ब्रीडर सीड आते हैं, फाउंडेशन सीड आते हैं, सर्टिफाइड आते हैं, वे क्लासिफिकेशन आपको देखना है, इस पर डिटेल लिखने को आ सकता है। वीड एंड देयर इकोलॉजी, कंट्रोल मेजर, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो गया, IPM, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रखता है। अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है ये सबका एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। इरिगेशन मेथड्स, वाटर यूज एफिशिएंसी, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड क्रॉप्स, सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन। तो इसमें देखिए ये सॉइल साइंस का ही पार्ट है। उसके बाद आ जाइए सबसे अच्छा टॉपिक आपके लिए जो है वो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइज़र हो गया, उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गया, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी पूरा पढ़ना है, विथ रेफरेंस टू प्लांट न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डायग्नोसिस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज एंड देयर एमेलियोरेशन, फोटोसिंथेसिस देखना है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑक्सिन्स एंड हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, PGR हो गया, ये सब चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेपर 1 का पार्ट है, इसमें कहीं भी आपने देखा प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी नहीं है, तो ये आपको फोकस करना है। 3 चीज़ें अभी तक आपको यहाँ इसमें मिला है। सीड टेक्नोलॉजी आपको मिला है, सॉइल साइंस मिला है, फिर प्लांट फिजियोलॉजी मिला है, एग्रोनॉमी मिला है। चलिए आगे देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 देखिए कंप्लीटली अगर आप इसको कहें तो बॉटनी से बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका मैच करता है। अगर आप ACF की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में आप बॉटनी रख सकते हैं। आप इसका सिलेबस देख लीजिए, तो पूरा सेल थ्योरी है, सेल स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेलिज एंड देयर फंक्शन है, सेल डिवीज़न, रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसके बाद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन प्लांट ब्रीडिंग पूरा पढ़ना है। उसके बाद क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जीन इंटरेक्शन, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मिला जुला कर आपको पूरा जेनेटिक्स पढ़ना है, ऑस्मोसिस है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको करने हैं कि पूरा BD सिंह आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका दोनों पेपर, एक फुंदन सिंह आता है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब पे अच्छा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए थोड़ा सा आपको प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है, इसमें है डिजीज़ एंड देयर पेस्ट्स, मतलब डिजीज़ एंड पेस्ट्स ये पढ़ना है, एंजाइम्स है, प्लांट पिगमेंट्स है, कॉजेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पेस्ट्स एंड डिजीजेस, प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल ऑफ प्लांट पेस्ट्स एंड डिजीजेस। तो आपका जो PP है ये आपको मिल रहा है पेपर 2 में। इसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में देखिए ये पूरा फार्मिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, ऑप्टिमम फार्म प्लानिंग पढ़ना है। तो एंटोमोलॉजी कंप्लीटली नहीं है। तो ये था सिलेबस डिस्कशन। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और थैंक यू फॉर दिस वीडियो।